हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू यूटिलिटेरियन आईएएस। दोस्तों, आज के जो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं जितने भी जो एक्ट्स दिए गए हैं या फिर जो कुछ रिपोर्ट्स दी गई हैं, तो जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे वो आपको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड हो, चाहे वो पोल्यूशन से रिलेटेड हो। तो जितने भी इनको रिगार्डिंग जो हमारे पास एक्ट्स हैं, जो पॉलिसीज हैं और जो रिपोर्ट्स हैं, हाँ, जो हम लोग उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। चलिए, वैसे तो आज की पूरी क्लास जो है ये काफ़ी फैक्चुअल होने वाली है। बहुत सारा डेटा हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स आपको दिए गए हैं। और अगर क्योंकि ये जो एक्ट हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आपको सारे के सारा इस पे याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा, आप उस पे ज़्यादा फोकस करें। अदरवाइज़ आपको पढ़ने के लिए डिटेल में जो है आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, तब वहाँ से जाके इसको कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये हमारा जो पूरा जो सीरीज चल रहा है इस टाइम पे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का, पूरा सीरीज ही आपको देखना चाहिए। अगर पिछली क्लासेस आपने मिस कर दी हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पिछली पूरी सीरीज को जाके देखें, अगर आपको एनवायरनमेंट की क्लासेस में पूरा जो है आउटपुट अगर आपको लेना है। इसके अलावा हमारी साइंस एंड टेक और पॉलिटी की सीरीज भी चल रही है, जहाँ से बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप उन सीरीज को भी जो है पूरी तरीके से देखिए। किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ओपन प्लेटफॉर्म है, सारा कुछ फ्री में अवेलेबल है। आपको वीडियोस लेक्चर आपको फ्री में मिल रहे हैं, आपको ये पूरे का पूरा कंटेंट हम आपको फ्री में दे रहे हैं। तो किसी 1 रुपए का भी चार्ज हम आपसे नहीं ले रहे हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ से जाके भी उसको देख सकते हो। चलिए, और स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट को भी देखेंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जिसे बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी कहा जाता है, कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ और इसके से रिलेटेड जितने भी जो सेपरेट प्रोविजंस हैं हम वो सारे के सारे करेंगे। उसके अलावा जो है फॉरेस्ट एक्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट भी इसको बोलते हैं, FRA, फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट भी इसको बोला जाता है, शेड्यूल ट्राइब एक्ट भी इसको बोला जाता है। देयर आर मेनी नेम्स फॉर दिस एक्ट। तो आज हम लोग ये करने वाले हैं, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीजें होंगी जो हम आज की वीडियो में करेंगे, राइट। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट एक्ट विच इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए, 1972 में जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था। स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 जो में हुआ था, जो दैट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन। स्टॉकहोम, स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्टॉकहोम है आपका स्वीडन के अंदर। दिस वाज द फर्स्ट कन्वेंशन इन द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट। क्योंकि 1970s के टाइम में जो है दुनिया भर को रियलाइज होना स्टार्ट हो गया था कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियल इशू एंड वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। अगर इसको हम लोग नहीं करेंगे तो क्लाइमेट चेंज जो है बहुत बड़ी कैलेमिटी हो सकती है फ्यूचर में। तो 1972 में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना, जहाँ पे इंडिया से भी कुछ लोग गए, डेलीगेट्स गए थे। और वहां से उन्होंने आके जो है 1973 में, यू ऑलरेडी नो कि प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। उसी साल हम लोगों ने जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पार्लियामेंट में पास किया, ठीक है। इसके कुछ प्रोविजंस है जिसको हम लोग देखेंगे। तो इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 विच प्रोवाइड्स फॉर द सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के अंदर आपका दोनों चीजें आती हैं, फ्लोरा भी आता है यानी कि आपकी प्लांट लाइफ भी आती है, और फोना भी आता है यानी कि आपकी एनिमल लाइफ आती है, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इट्स इट एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो है बहुत सारी चीजें बनाई गई, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, ठीक है, जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, जो IFS ऑफिसर्स होते हैं या उसके जो जूनियर होते हैं उन सबको जो है वार्डन बनाया जाता है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया दे दिया जाता है जिसके अंदर वो लाइक चीफ ऑफिसर होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कोई भी अगर आपको परमिशन लेना हुआ, कोई एंट्री करना हुआ, कोई रिसर्च करना हुआ, अगर इंटरनेशनली कोई रिसर्च के लिए वहाँ पे आता है तो उसकी सारी परमिशन आपको वार्डन से लेनी पड़ती है, ठीक है। एंड तो ये एक्ट क्या करता है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड हो, चाहे वो आपका चीफ वार्डन हो, इनके पास जो पावर होती हैं, इनकी जो ड्यूटीज होती हैं, ये एक्ट जो है उसको स्पेसिफाई करता है। सारी की सारी ड्यूटीज और पावर इसके अंदर लिखी गई है। वहां पे कौन से एनिमल्स को हंट किया जाएगा, कौन से बर्ड्स को हंट किया जाएगा, ये सारे के सारे जो है रेगुलेशन, जो रूल्स होते हैं वो इस एक्ट के अंदर में बनाए जाते हैं। इस जो हमारे पास नेशनल पार्क्स होते हैं और जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, वो सारी की सारी भी जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में ही बनाई जाती है, ठीक है। तो मतलब ये एक्ट एक सेंट्रल एक अथॉरिटी है पावर की। चाहे
हमारे कंट्री में वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी बॉडीज हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी लोग वहाँ पे बैठे हैं पोजीशन के अंदर, ये सबको रेगुलेट करता है। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं, वैसे ही वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारे के सारे जो है अपनी पावर को इस एक्ट से डिराइव करती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स वो सब जो है इस एक्ट के अंडर में बनाए जाते हैं। रेगुलेशंस फॉर द ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स एंड ट्रॉफीज। ठीक है, वाइल्ड लाइफ एनिमल को लेके जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है वो सारी की सारी इसके अंडर में रेगुलेट होती है। ठीक है, और अगर कोई इस उनको एक्ट को वायलेट करता है तो जुडिशली जो है मतलब कानून के द्वारा जो है उसको सजा भी मिलती है। साइट्स के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। कन्वेंशन ऑन इलीगली ट्रेडिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, है ना। एंडेंजर्ड स्पीसीज की आप जो है ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जैसे चिंकारा हो गया, ब्लैक बक हो गया, वो जो है एंडेंजर्ड स्पीसी। तो उसको अगर आप मार के इलीगली दूसरी कंट्री में लेके जाओगे या इंटरनली डोमेस्टिकली अगर आप उसकी ट्रेड करते हो तो इस एक्ट के अंदर वो कंप्लीटली बैन है, आपको सजा हो सकती है। और साइट्स के अंदर भी वो बैन है, इट्स एन इंटरनेशनल ट्रीटी। ठीक है, इस एक्ट के अंदर जो है 6 शेड्यूल बनाए गए हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए यूपीएससी में ये तो नहीं पूछेगा हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर, लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह एग्जाम देते हो या फिर आप दूसरे कोई एसएससी बैंकिंग टाइप का एग्जाम देते हो तो वहाँ पे तो आपसे वो पूछ सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है कितने शेड्यूल हैं। ठीक है, यहाँ पे है आपके पास 6 शेड्यूल। अब शेड्यूल क्या होता है, जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल्स होते हैं तो हर शेड्यूल के अंदर कोई पर्टिकुलर चीज जो है मेंशन होती है। जैसे बुक होती है हमारे पास, उसमें अलग अलग यूनिट्स होती हैं, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, एक यूनिट जो है वो किसी पर्टिकुलर जो है टॉपिक के ऊपर फोकस्ड होती है। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी शेड्यूल्स बनाए गए हैं, मतलब बेसिकली कैटेगराइजेशन किया गया है, क्योंकि ये एक्ट जो है अपने आप में बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है। तो उसको कैटेगराइज किया गया है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3। ठीक है, इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। और हर शेड्यूल के अंदर जो है अलग अलग जो है चीज़ें मेंशन है, अलग अलग जैसे एनिमल्स हैं उनको मेंशन किया गया है, किसको आप हंट कर सकते हो, किसको आप हंट नहीं कर सकते हो, सारे के सारे प्रोविजन जो है इसके अंदर में मेंशन है। देखिए, तो शेड्यूल 1 के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है, मतलब दे आर हाईली प्रोटेक्टेड, यू कैन नॉट हंट देम। अगर आपने बाई चांस उनको हंट किया या आपने उनको परेशान किया तो आपको जो है कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। Getting this point? So hunting species like required in the species protection schedule 2, big game schedule 3 and the small game schedule 4 is regulated through licensing. ठीक है, शेड्यूल 1 के अंदर जो भी एनिमल है वो तो पूरी कंट्री में जो है कंप्लीटली उनको प्रोहिबिट किया गया है, मतलब आप उनकी हंटिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 इनके अंदर में जो एनिमल्स हैं उनके साथ जो है आप जो है कुछ एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन लाइसेंस लेने के बाद। वो भी रेगुलेटेड होते हैं। गेम का मतलब होता है एनिमल। ठीक है, बिग गेम मतलब बड़े एनिमल्स, स्मॉल गेम मतलब छोटे एनिमल्स। फ्यू स्पीसीज क्लासिफाइड एज वर्मिन, शेड्यूल 5 के अंदर जो है कुछ स्पीसीज को वर्मिन डिक्लेयर किया गया है, और जो वर्मिन होते हैं उनके ऊपर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। इस एक्ट को जो है 1972 वाले एक्ट को 1982 के अंदर 10 साल के बाद इसको दोबारा से अमेंडमेंट किया गया। 1972 में देखिए, जैसे आपकी अब हमने बात किया था उसके बारे में, वन राइनो मिशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था। काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर जो है राइनोज पाए जाते हैं, है ना, काजीरंगा और पवित्रा। तो हमने वहां पे ये बात किया था कि काजीरंगा और पवित्रा में क्योंकि वन ओन्ड राइनो की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है जो उनके लिए डेंजरस है, जैसे अगर वहां पे फ्लड आ गया या ड्रोट आ गया तो वो डेंजर में आ सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको अलग अलग एरिया में रीलोकेट करना है ना, ट्रांसपोर्ट करना है। लेकिन ये रीलोकेट और ट्रांसपोर्ट करने वाला प्रोविजन जो है वो 1972 की एक्ट में नहीं था। जब बाद में हमें इसकी ज़रूरत महसूस हुई तो 1982 में जो है ट्रांसपोर्टेशन का भी जो है इसमें क्लोज डाला गया। ठीक है, देखो ट्रांसपोर्टेशन अब कई
के करने के कई तरीके, कई रीजंस हो सकती हैं। एक तो रीजन हो सकता है कि उनको जो है जो कंसंट्रेशन है किसी एक जगह पे ज़्यादा हो गई है, उसको कंसंट्रेशन को कम करना है। दूसरा जो है किसी साइंटिफिक पर्पस के लिए भी आप लेके जा सकते हो, रिसर्च वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये प्रोविजन जो है आपका 1982 के अंदर में डाला गया। गेटिंग दिस पॉइंट। यही एक्ट जो है वो नेशनल टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन अथॉरिटी इसी के एक्ट के अंडर में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 2005 में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005, ये भी इसी एक्ट के अंदर में बनाई गई है। मतलब सीधी सीधी सी बात है, वाइल्ड लाइफ को लेके इंडिया में जो भी एक्ट हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कोई कमीशन है, सारे के सारे कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से ही लेते हैं, ठीक है। 1972 से मिले, मतलब जहां पे एनिमल्स अगर इन्वॉल्व हैं तो समझ लो वो कहीं ना कहीं यहाँ से रिलेटेड है। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है, सेंट्रल जू अथॉरिटी 1992 में एस्टेब्लिश की गई। 1972 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, 1982 में इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, 10 साल के बाद 1992 में सेंट्रल जू अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया। वो अथॉरिटी भी जो है WLP, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में ही जो है, WPA इसके अंदर में ही हुआ था। और क्या क्या एस्टेब्लिश किया गया है इसके अंदर में? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, मतलब NBW, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, वो भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इट्स ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जिसको किसी कानून के तहत एस्टेब्लिश किया जाता है। एक तो होता है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है, जैसे कैबिनेट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, उसको बना दिया गया, जैसे प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन को लेकर किसी भी तरह का एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ था, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, मतलब एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर पे उसको बनाया जाता है। एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी जो प्रॉपरली किसी कानून के थ्रू आती है। पहले वो लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है सिग्नेचर के लिए, उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन या वो बॉडी बनाई जाती है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, और ये एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन है। एडवाइजरी यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपके वाइल्ड लाइफ को अच्छे से जानते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। वो लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं टाइम टू टाइम कि कैसे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाए, ठीक है। इट्स एन एडवाइजरी बॉडी, इम्प्लीमेंटेशन बॉडी नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज। इट इज नॉट एन इम्प्लीमेंटेशन बॉडी, इट इज जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। इट इज ऑल्सो द एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी का मतलब होता है जिसके ऊपर पास जो है हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। जैसे अब हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, जो सबसे पीक पॉइंट पे बैठा है, ठीक है। इट इज एन एपेक्स बॉडी टू रिव्यू एंड अप्रूव all matters related to wildlife projects of the national parks, sanctuary, etc. etc. अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई ऑफर भेजता है नेशनल पार्क को लेके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को लेके, या कोई दूसरे प्रपोजल्स आते हैं, वो सारे के सारे प्रपोजल का जो रिव्यू किया जाता है या अप्रूव किया जाता है, वो आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ही करता है, ठीक है। और ये इसको कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर। इट इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, इसमें कुछ है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द वाइल्ड लाइफ एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन, जब यहाँ पे फोकस करना है। कुछ हमारे पास जो है लीगल प्रोविजंस होते हैं, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वो होते हैं जिनका कुछ ना कुछ मेंशन जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन होते हैं, जिसका यूज करके हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कानून बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे आर्टिकल 48A, ये क्या है? ये है हमारा DPSP है ना, DPSP। तो इट इज नॉट फंडामेंटल राइट, इट इज योर DPSP। 48A DPSP के अंदर जो है मेंशन किया गया है, क्या क्या मेंशन किया गया है? दैट स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। देखिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मेंशन है इन योर DPSP के स्टेट जो है, यानी कि जो देश सरकार होती है, वो अपने देश में जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगी,
फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये 48 जो है ये सरकार को पावर प्रोवाइड कराता है कि आप लोग जो है इसके रिगार्डिंग कुछ कानून बना सकते हो। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो इसीलिए पास किया गया था। क्या ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ये 48? इट नो, इट वाज नॉट देयर। इट वाज एडेड लेटर बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। 44th अमेंडमेंट कब हुआ था? ये हुआ था 1978 के अंदर, ठीक है। सो ठीक है। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 इज नॉट टीपीएसपी, दिस इज योर फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी मेंशन है, क्या मेंशन है कि हर इंसान को अपने देश में जो है प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है किसको? नेचुरल एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। इनको प्रोटेक्ट करना ये हमारी ड्यूटी है बीइंग अ सिटीजन, एंड दिस ड्यूटी इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये दो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी हैं जो हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करता है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कई बार। देखिए यहाँ पे जो है शेड्यूल 1 से लेकर जो है शेड्यूल 5 तक की लिस्ट दी हुई है, किसी के अंदर कौन कौन सी एनिमल्स हैं, उनकी को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए शेड्यूल 1 वाले जो एनिमल है वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं ये उनको कवर करता है। रीग्रेसल प्रोटेक्शन मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होती है। इनको आप इनको हंट करना जो है कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, इनको आप हंट नहीं कर सकते। देखिए ये है ब्लैक बक, ठीक है, ब्लैक बक जिसका शिकार किसने किया था? सलमान खान ने, सलमान खान, ठीक है, ब्लैक बक को मारा था। अब ये शेड्यूल 1 के अंदर है, मतलब ये हाईली प्रोटेक्टेड एनिमल है, ठीक है। इसको मारना मतलब कानून को तोड़ना। तो इसीलिए आज तक जो है सलमान खान के ऊपर जो है ब्लैक बक वाला केस चलाया जा रहा है, क्योंकि उसने कानून तोड़ा है, और वो भी वो कानून तोड़ा है जिसके अंदर इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन था। हाँ, शेड्यूल 1 के अंदर जो एनिमल है आप उनको मार सकते हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस में, जब आपके ऊपर कुछ खतरा आ गया हो। अदरवाइज तो आप उसको नहीं मार सकते। जैसे कोई टाइगर है, अगर टाइगर आपके ऊपर अटैक कर रहा है, अगर कोई मैन ईटिंग अगर वहां पे टाइगर है, तब आप उसको मार सकते हो, क्योंकि उससे जो है ह्यूमन लाइफ को खतरा हो गया। लेकिन अगर ह्यूमन लाइफ को खतरा नहीं है, आप उसको अपने एंटरटेनमेंट के लिए, आप उसको ट्रेडिंग के लिए जो है नहीं मार सकते। दैट इज हाईली हाईली प्रोटेक्टेड, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है मतलब, ठीक है। कुछ एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिखा रखी हैं, जैसे आपका टाइगर हो गया, है ना, आपका ब्रो एंटेड डियर हो गया, क्लाउडेड लेपर्ड हो गया, और दूसरे नाम भी लिस्ट में दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना। हिमालयन ब्राउन बेयर, कॉमन डॉल्फिन, चीता, क्लाउडेड लेपर्ड, हॉर्नबिल। चीता तो वैसे इंडिया में है भी नहीं, बट स्टिल इसको इसके अंदर रखा गया कि क्योंकि अभी फ्यूचर में जो है चीते को इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है, ठीक है। शेड्यूल 1 के अंदर जो एनिमल है वो भी हाईली प्रोटेक्टेड है, लेकिन वो एब्सोल्यूटली प्रोटेक्टेड नहीं है। यहाँ पे आपको चीज ध्यान देने वाली, ठीक है। मतलब उनके ऊपर उनके पास प्रोटेक्शन तो है, लेकिन वो शेड्यूल 1 से थोड़ा सा कम, ठीक है। मतलब उनकी ट्रेड जो है वो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, आप उनको ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपका कोहिनूर इंसेक्ट हो गया, एसएमईज जो है मैकॉक, बंगाल हनुमान लंगूर, लार्ज इंडियन सीवेट, इंडियन फोक्स, फ्लाइंग स्क्विरल, कश्मीरी फोक्स एक्सेट्रा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ना टू लिखना है, ये यहाँ पे आपको टू करना है। जैसे ये हो गया आपका बंगाल हनुमान लंगूर, लार्ज इंडियन सीवेट, कश्मीरी फ्लाइंग स्क्विरल, एसएमईज मकाक, ये शेड्यूल 2 के अंदर में जो है इनको प्रोटेक्ट किया गया है। शेड्यूल 3 और 4 के अंदर जो है ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि एंडेंजर्ड नहीं है, यानी कि जिनकी थोड़ी ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है।
ये जो है ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इनको मार देते हो किसी रीजन की वजह से, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है पेनल्टी नहीं लगता है। जैसे हाइना, हिमालयन रैट, परक्यूपाइन, फ्लाइंग फॉक्स, मालाबार ट्री टोड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। शेड्यूल 5 के अंदर जो है वो थोड़े और जो है ऐसे एनिमल्स दे रखे हैं जिनकी काफ़ी कम प्रोटेक्शन है, और ये शेड्यूल 6 है यहाँ पे, इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लेना, शेड्यूल 6, ठीक है। जैसे आपका कॉमन क्रो हो गया, कौवा हो गया, फ्रूट बैट्स हो गया, माइस हो गया, रैट हो गया, तो इनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है किसी भी तरह की, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो दैट वाज ऑल अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ को तो प्रोटेक्ट करना ही करना है, एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना इज अ सेपरेट थिंग, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। चलिए 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, जिसमें काफी लोग मारे गए थे। वहां पे जो है टॉक्सिक गैस जो है वो लीक हो गई थी, क्योंकि ये जो फैक्ट्री बनी हुई थी, ये जो है फैक्ट्री रेजिडेंशियल एरिया में थी, मतलब वहां पे उसके आसपास काफी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी थी, और ये टॉक्सिक गैस जब लीक हुआ तो बहुत सारे लोग वहां पे मारे गए। उससे पहले, अब जब वो लोग मारे गए, अब इसके अगेंस्ट जब केस स्टार्ट हुआ, तो पता चला कि इंडिया में कोई ऐसा लॉ ही नहीं है, ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिसके अंदर जो है इस तरह की चीजों को कवर किया जा सके, लोगों को कंपनसेशन मिल सके, या जो लोग इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सजा मिल सके। तो 1984 में ये गैस ट्रेजेडी हुआ था, उसके रिएक्शन में फिर हम लोगों ने पार्लियामेंट में जो है एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को पास किया गया, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसको पास किया गया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अंडर आर्टिकल 253 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसकी भी पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ही कहीं ना कहीं मिलती है, लेकिन अब तक हम लोगों ने ध्यान दिया नहीं था, लेकिन गैस ट्रेजेडी के बाद जो है हम लोगों ने इस पर फोकस किया, ठीक है। 86 में जो है वो मार्च में पास हुआ था, नवंबर में जो है एनफोर्स हो गया, मतलब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के इसको सिग्नेचर मिल गए, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972। ये फिर से स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात कर रहा है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसका ऑफिशियल नाम है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है क्योंकि स्टॉकहोम में हुआ था। तो इसके अंदर में जो प्रोविजंस हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया गया। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक बड़ा एक्ट है, जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे एक्ट जो है वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे आपका वोटर एक्ट और आपका एयर एक्ट। वोटर एक्ट जो है वो 1974 में जो है वो जो है पास हुआ था, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखेंगे, वोटर एक्ट और एयर एक्ट क्या है, लेकिन आपको इतना समझना पड़ेगा कि जो वोटर जो 74 में पास हुआ था, और जो एयर एक्ट है, एयर एक्ट 81 में पास हुआ था, ये दोनों के दोनों एक्ट जो है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में, ठीक है। देख, तो डेफिनेटली इसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है, आर्टिकल 48 ए, जिसको अभी हम लोगों ने किया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी है। आर्टिकल 51 ए जी, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, तो दोनों के दोनों जो है यहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं, ठीक है। 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने जो है वोटर एक्ट बनाया था 1974 में, और एयर एक्ट बनाया था 1981 में। बाद में जब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया तो दोनों को इसमें इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। ये एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी पावर देता है कि वो एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करें, किस तरह की पॉलिसी बनाएं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को जो है एस्टेब्लिश करें, ठीक है। इसके कुछ थोड़े थोड़े से हम लोग प्रोविजंस देख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में तो जाएंगे नहीं, कि मोस्टली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही है। दिस एक्ट एम्पावर्स द सेंटर टू टेक ऑल सच मेजर्स एज इट डीम्स नेसेसरी, मतलब जैसा सेंटर को ठीक लगता है वो आप वैसा करिए, लेकिन प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो सरकार क्या क्या कर सकती है? कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शन बाय स्टेट्स, प्लानिंग कर सकती है, एग्जीक्यूशन कर सकती है, ठीक है। किसी तरह की इंडस्ट्री पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, जैसे मान लो कोई रिवर है, मान लो यमुना रिवर है,
अब यमुना रिवर के जो बैंक्स हैं, उसके जो फ्लड एरिया है, आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, आपको परमिशन नहीं मिलेगा। और ये पावर सेंटर सरकार को कौन देता है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये पावर देता है कि किसी भी तरह की इंडस्ट्री अगर सरकार को लगता है कि एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है तो उसको जो है रोक सकता है, रेगुलेट कर सकता है, कंडीशंस इंपोज कर सकता है, ठीक है। तो वो पावर भी इसी एक्ट के अंदर दे रखी है, ठीक है। जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो जैसे इंडस्ट्री वगैरह से आते हैं, उनको जो है वाटर के अंदर डायरेक्ट जो है उसको डिस्चार्ज करना वो भी प्रोहिबिट किया गया है, आप उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। हैजार्डियस जो सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो हैजार्डियस होते हैं हमारी मरीन लाइफ के लिए, उनको भी प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। ये एक्ट जो है पेनल्टी भी प्रोवाइड कराता है, पेनल्टी। अगर आपने इस एक्ट को वायलेट किया तो आपको पेनल्टी लग सकता है, ठीक है, 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग सकता है, 7 साल की या 5 साल की सजा भी हो सकती है, ठीक है। आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बस वही प्रोविजंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि 7 साल की सजा हो सकती है, फाइन लग सकता है, ठीक है। थोड़ा सा जैसे कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है। सिटीजन लोग भी, आम जनता भी कंप्लेंट कर सकती है अगर किसी को लगता है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का जो है वायलेशन हो रहा है, तो वो लोग भी जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। देखिए ये कोई एक्ट नहीं है, ये पॉलिसी है, ठीक है। एक्ट के लिए आपको पार्लियामेंट में जाके कानून पास करवाना पड़ता है, पॉलिसी जो है वो सरकार जो है प्रपोज करती है पॉलिसी, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ठीक है, इट वाज लॉन्च्ड विद द प्रिंसिपल एम ऑफ एंश्योरिंग एनवायरमेंट स्टेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। वही बड़ी बड़ी बातें हैं कि हम लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, हम लोग फ्लोरा और फौना को भी प्रोटेक्ट करेंगे, वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है उसके राइट्स का भी ध्यान रखेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें की गई है, ठीक है। कि लोकल कम्युनिटी का ध्यान रखेंगे, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाएंगे, इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन करेंगे, तो मतलब बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे कर रखी हैं, वही जो जनरली मोस्टली हर एक्ट में पाया जाता है, ठीक है। और कुछ थोड़ी बहुत ये बातें करता है, जैसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एनवायरमेंट स्टेबिलिटी, देखो फिर से वही बड़ी बातें हो गई। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग नेचुरल हेरिटेज हैं हमारे पास उनकी जो है कंजर्वेशन करना है, जैसे आपका अगर किसी का हम लोग जैसे कंचनजुंगा, ठीक है, कंचनजुंगा तो हमारा वो नेचुरल हेरिटेज है, वो उसकी उसको प्रोटेक्ट करना है, नंदा देवी नेशनल पार्क, इनको प्रोटेक्ट करना है। सोइल इरोजन को कम करना है, ठीक है, सोइल इरोजन को कम करना है, जो रिवर का जो कैचमेंट एरिया है, लेक्स वगैरह होती हैं, इनको प्रेजर्व करना है। और जो सैंड ड्यून्स हैं, जैसा पिक्चर में देख रहे हो, है ना, ये रेत के टीले होते हैं बड़े बड़े, सैंड ड्यून्स, इनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। इनकी फर्दर प्रोग्रेस को रोकना है, मतलब जहाँ पे ये बने हुए हैं वहीं पे रहने दो इनको, अगर ये आगे बढ़ गए तो डेजर्टिफिकेशन बढ़ जाएगा। तो सैंड ड्यून्स कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में? राजस्थान में पाए जाते हैं, थार का डेजर्ट, तो उनको जो है रोकना है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं इसके, ठीक है। और क्या करना है? फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना इंडिया में, है ना, पेड़ पौधे लगाने हैं, एफॉरेस्टेशन करना है, तो फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो फ्यूल है, वुड है, फोडर है, जो वहाँ की लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका भी ध्यान रखना है कि उनको प्रॉपरली मिलता रहे। फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है, ठीक है। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है उसका मैक्सिमम यूज़ करना है, ठीक है। जो फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, माइनर माइनर प्रोडक्ट होते हैं, मेजर प्रोडक्ट होते हैं, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो और औरतों को जो जो ट्राइबल वीमेन हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनको जो है डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना है, कंजर्वेशन एफर्ट्स में उनको इन्वॉल्व करना है। एक तो वीमेन एम्पावरमेंट होगा, ऊपर से जो है ये पॉलिसी जब वीमेन को वेटेज देती हैं तो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं और इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो इफेक्टिवनेस है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए वुमेन को भी एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स चलती अभी बात करते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जो सबसे लेटेस्ट है हम उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया की जो एक्चुअली फॉरेस्ट रिपोर्ट होता क्या है कि पूरी कंट्री के अंदर जो फॉरेस्ट है ये उसका सर्वे किया जाता है कि कहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है, कहाँ पे डिक्रीज हुआ है, मैंग्रोव का क्या स्टेटस है। तो अलग अलग जो है वो पूरा बैम्बू का क्या स्टेटस है, इंडिया में जो कार्बन स्टॉक है उसका क्या स्टेटस है। तो ये फॉरेस्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी वो गैदर की जाती है, रिसर्च की जाती है,
सर्वे किए जाते हैं और उसके बाद जो है रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसे कहा जाता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट जो है वो बाइनियरली है, बाइनियरली मतलब 2 साल में एक बार जो है ये रिपोर्ट इशू होती है। और ये किसके अंडर में होती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या ये रिपोर्ट जो है क्या क्या असेस करती है? फॉरेस्ट कवर को असेस करती है, ट्री कवर को असेस करती है, बैम्बू रिसोर्सेज को, कार्बन स्टॉक, फॉरेस्ट फायर एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे दो दो टर्म आती है, एक आती है फॉरेस्ट कवर और एक आता है ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। देखिए, फॉरेस्ट कवर का मतलब होता है ऐसी जमीन, मतलब ऑल लैंड्स जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो, जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो, और जहां पे जो ट्री की कैनपी होती है वो 10% से ज्यादा हो, उसे कहा जाता है फॉरेस्ट कवर। अब ये कैनपी क्या होती है? देखिए, कोई भी जो ट्री होता है उसके पत्ते होते हैं, उसकी ब्रांचेस होती हैं, वो जितना एरिया कवर करता है उसे कहा जाता है उसकी कैनपी। जैसे कोई सपोज यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे बीच में कोई एक छोटा सा ट्री है और वो इतने एरिया को कवर करता है, यानी कि जब आप उसको ऊपर से देखते हो तो इतना एरिया वो कवर करता है विद इट्स ब्रांचेस, विद इट्स लीव्स, विद इट्स रूट, मतलब जो भी है उसका इतने एरिया होता है, उसे कहा जाता है उसकी कैनपी। ठीक है, तो ऐसा एरिया जो 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो और जहां पे कैनपी की डेंसिटी जो है वो 10% से ज्यादा हो। ठीक है, जैसे मान लो कोई 1 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर जमीन में जो है उनकी जो जैसे मान लो कोई आप मान लो 100 मीटर है, 100 मीटर स्क्वायर है। 100 मीटर स्क्वायर में अगर कहीं पे 10 मीटर स्क्वायर से ज्यादा अगर कैनपी है, उस लैंड को कवर करती है, तो मतलब वो 10% से ज्यादा डेंसिटी है, तो उन सबको कहा जाता है फॉरेस्ट कवर। उसे हम लोग फॉरेस्ट कंसीडर करते हैं और उसको फॉरेस्ट कवर कहा जाता है। एक होता है ट्री कवर। ये होते हैं छोटे छोटे पैच, ट्री पैचेस आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया हमारा होता है, जो जो फॉरेस्ट कवर में भी कवर किया, इससे बाहर जो है जो छोटे छोटे पैच होते हैं। ठीक है, और जो 1 हेक्टेयर से कम होते हैं उसको कहा जाता है ट्री कवर। मतलब ट्री ट्री होना चाहिए, कोई इसमें हेक्टेयर वाला कोई इस तरह से प्रोविजन नहीं है। इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने चाहिए। ठीक है, द एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड इज कॉल्ड फॉरेस्ट एरिया और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। सिंपल सी बात है, जो बीच बीच में फॉरेस्ट एरिया के पैच होते हैं जहां पे या तो ट्रीज बिल्कुल भी नहीं होते या बहुत कम होते हैं, उसको कहा जाता है फॉरेस्ट ब्लैंक, यानी कि वो ब्लैंक एरिया होता है। और जो ब्रांचेस वगैरह ट्री की होती हैं, जो फोलिएज होता है, वो जितना एरिया कवर करता है उसे कहा जाता है कैनपी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, परसेंटेज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाय द कैनपी इज कॉल्ड योर कैनपी डेंसिटी। ठीक है, फॉरेस्ट कवर मतलब 10% से ज्यादा डेंसिटी होती है और 1 हेक्टेयर से ज्यादा जो है एरिया होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ छोटी छोटी सी टर्म आती है। देखिए, जहाँ पे द डीग्रेडेड फॉरेस्ट, मतलब ऐसा फॉरेस्ट जो अभी डीग्रेड हो रहा है, जहाँ पे जो है ट्री कवर जो है वो कम हो रहा है, मे बी जहाँ पे सोइल की जो है क्वालिटी वो भी डिक्रीज हो रही है, तो उसे कहा जाता है डीग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड विच हैव अ कैनपी डेंसिटी ऑफ लेस देन 10%, उसे कहा जाता है स्क्रब्स। 10% से ज्यादा होगा और एक हेक्टेयर से ज्यादा होगा तो फॉरेस्ट कवर, अगर वो 10% से कम होगा तो उसे कहा जाता है स्क्रब। ठीक है, अगर कैनिपी डेंसिटी 10 to 40% है तो उसे कहा जाता है ओपन फॉरेस्ट। अगर डेंसिटी कैनिपी डेंसिटी आपकी 40 to 70% है, उसे कहा जाता है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। एंड इफ कैनिपी डेंसिटी इज 70% और मोर देन दैट, उसे कहा जाता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, जैसा कि हमारे अमेजोन फॉरेस्ट हैं जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, उनकी डेंसिटी जो है 70% से ज्यादा होती है, इतने ज्यादा डेंस होते हैं वो कि सनलाइट भी जो है वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है, इतने ज्यादा डेंस होते हैं। उनके बीच में ओपन एरिया काफी कम होता है। अब इंडिया में जो 2019 में देखो, ये जो है 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, अलग अलग जो फॉरेस्ट होते हैं उसके बारे में ये पूरी डिटेल देता है। 2019 की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है, इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है, इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? 21.6%। 21.6% फॉरेस्ट कवर। और ट्री कवर जो है वो है 2.89%। दोनों मिला के कितना बनता है? 24.56%।
ठीक है। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का अगर हम बोले कि जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर को मिला के कितना है 24.56% ऑफ इंडियाज लैंड। ठीक है। इस रिपोर्ट ने 2019 में ये ऑब्जर्व किया है कि फॉरेस्ट और ट्री कवर इंडिया में जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, दोनों थोड़े थोड़े से इंक्रीज हुए। ठीक है। 1.29% एंड 0.6% एज कंपेयर टू 2017 रिपोर्ट। ठीक है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है? ओनली 0.05%। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन की गई है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो ट्री कवर जो फॉरेस्ट कवर सॉरी जो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है वो हुआ है कर्नाटका में। कितना हुआ है इसको मैं आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कौन सी स्टेट में हुआ है इतना याद कर लो, दैट इज सफिशिएंट। हिली एरिया जो है जैसे आपको उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल हो गया, हिमाचल हो गया, J&K हो गया, यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है दैट इज 40.3%। ठीक है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है फॉरेस्ट कवर कितना है 37.454%। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में फॉरेस्ट कवर इज 65.05%। ठीक है। दैट्स अबाउट इट। मैंग्रोव कवर कितना है इंडिया में? इंक्रीज हुआ है 1.10% जो है वो इंक्रीज हुआ है। 54 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू 2017 रिपोर्ट। तो ये भी एक अच्छी खबर है। हालांकि थोड़ा कम इंक्रीज हुआ है और ज़्यादा हम इसमें प्रोग्रेस कर सकते थे, बट ठीक है जितना हुआ है कम से कम नीचे तो नहीं गए, ऊपर ही गए हैं थोड़ा बहुत, है ना। जो ग्रोइंग स्टॉक है लकड़ी का, जो ग्रोइंग स्टॉक है वो कितना है 59 1 मिलियन कम। ठीक है। मतलब क्यूबिक मीटर। ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप देख लेना, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कोई ज़्यादा यहाँ पर टमाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। कार्बन स्टॉक की अगर मैं बात करें, ठीक है, तो वो भी इंडिया में इंक्रीज हुआ है कार्बन स्टॉक। ठीक है। 4273 मिलियन कम। ठीक है, क्यूबिक मीटर। अब देखते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। इसे शॉर्ट फॉर्म में आप जो है बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी कह सकते हो, 2002। देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट आप थोड़ा सा पढ़ लोगे अपने आप ही। ठीक है। उसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली चीज़ है नहीं, थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही ज़्यादा दी रखी है उसमें। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। देखिए 1992 में जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ था, जिसे कहा जाता है CBD। CBD हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि 1992 में क्या हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, है ना। अर्थ समिट जिसे कहा जाता है रियो, है ना, रियो समिट हुआ था। और रियो समिट के अंदर ना तीन चीजें निकली थी। एक निकली थी क्लाइमेट चेंज को लेके, दूसरी चीज निकली थी बायोडाइवर्सिटी को लेके, बायोडाइवर्सिटी, और तीसरी चीज निकली थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके। तो अर्थ समिट जो है एक बड़ा समिट है जिसमें से क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तीनों अलग अलग चीजें ने जन्म लिया। तो 19 जो इसमें बायोडाइवर्सिटी वाली जो कन्वेंशन थी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में उसके 10 साल के बाद जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लाया गया। आप इसके पीछे की जो है इंस्पिरेशन समझे कहाँ से आई है, वो आई है आपका अर्थ समिट से 1992। ठीक है। उसके 10 साल बाद इंडिया में इस बिल को पास किया गया। ठीक है। तो 2002 में एक्चुअली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 2002 में जाके ये कहीं पास हुआ है। इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मोटिव है इंडियाज रिचनेस इन बायोलॉजिकल सोर्सेज एंड इंडिजिनस नॉलेज रिलेटिंग टू देम इज वेल रिकॉग्नाइज्ड। इंडिया में इंडिया बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से काफ़ी रिच कंट्री है। ठीक है। क्योंकि काफ़ी डाइवर्स है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग काफ़ी डाइवर्स है। और इंडिया में जो इंडिजिनस नॉलेज है, इंडिजिनस नॉलेज का मतलब ये है कि जो जंगलों में ट्राइबल लोग रहते हैं, जो यहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन रहती है, जो इंडिया जैसे इंडिया का आयुर्वेद है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज इंडिया में बहुत ज़्यादा रिच है। और उस ट्रेडिशनल नॉलेज को जो है प्रोटेक्ट करना है। कई बार ऐसा होता है ना कि फॉरेन कंपनीज जो है वो इंडिया में आती हैं, यहाँ की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको लेके चली जाती हैं वापस, और अपने वहाँ पे जाके कोई प्रोडक्ट बना देती हैं। मतलब हमारी नॉलेज का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका यूज़ करके अपनी कंट्री में जाके कोई प्रोडक्ट बना देती हैं, उसका पेटेंट करा देती हैं और फिर उसको मार्केट में बेचती हैं। ठीक है। तो उस ट्रेडिशनल नॉलेज को जो है वो प्रोटेक्ट करना है।
ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना। देखिए, हमारी कंट्री जैसे नीम है, नीम का एक एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। नीम के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, है ना, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अब नीम का जो है ट्रेडिशनली इंडिया में बहुत सालों से यूज किया जाता है ना, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अमेरिकन कंपनी एक आई, उस अमेरिकन कंपनी ने यहाँ पे देखा कि यार ये तो नीम का पेड़ है, इसके अंदर तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। उसने जो है नीम के पेड़ पे रिसर्च किया थोड़ा बहुत, और उसकी वो जो प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी हमें पता था, उनको अपने यूएसए में जाके उसको पेटेंट करा लिया। तो जो चीजें हम ऑलरेडी ट्रेडिशनली पता है, वही चीज वो लोग हमें जो है यहाँ पे वापस बेच रहे हैं। इसे कहा जाता है बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी से जो है हमें बचना है, और ऐसा कानून लेके आना है जिससे बायोपायरेसी को बंद हो सके। देखिए, वर्ल्ड जो है एक ग्लोब है ना, मतलब वर्ल्ड जो है एक जो है, अभी आप कह सकते हो कनेक्टेड जो है वर्ल्ड है, ग्लोबलाइज्ड। तो देखिए, आप इसमें किसी को रोक तो नहीं सकते, और रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री में अगर किसी चीज़ का बेनिफिट हमें हो रहा है तो डेफिनेटली ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग, ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो उसका बेनिफिट दूसरे लोगों को भी होना चाहिए। अगर दूसरे लोगों के पास कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है तो उसका बेनिफिट हमें भी होना चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि ह्यूमैनिटी जो है वो एक दूसरे की हेल्प करें। मेरे पास नॉलेज है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके पास जो नॉलेज है आप मेरे साथ शेयर करिए। शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप चोरी करते हो, प्रॉब्लम तब है। बायोपायरेसी, शेयर कीजिए, और जो शेयर करने से आपको प्रॉफिट हो रहा है, जो बेनिफिट हो रहा है, उसको आप शेयर हमारे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव। तो इसके अंदर कुछ फीचर्स दिए गए हैं, क्या फीचर हैं, इसका एम क्या है? टू प्रोटेक्ट इंडियाज बायोडाइवर्सिटी एंड एसोसिएटेड नॉलेज अगेंस्ट देयर यूज बाय द फॉरेन इंडिविजुअल्स, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, यानी कि बायोपायरेसी। बायोपायरेसी की अगेंस्ट जो है वो इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करना है, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये इसका मेन मोटिव है। तो इस एक्ट के अंदर जो है कुछ अथॉरिटी एस्टेब्लिश की गई, जैसे सेंट्रल लेवल पे जो है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट लेवल पे जो है स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बीएमसी, ठीक है। ये किया गया। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है, इसके पास जो है जुडिशियल पावर भी है, कुछ जुडिशियल पावर भी है, और सिविल कोर्ट वाली है, क्रिमिनल कोर्ट वाली नहीं है। मतलब अगर कोई इसके रिगार्डिंग, जैसे मान लो कोई बायोपायरेसी ही हो गया, अगर उसके रिगार्डिंग कोई कानून को तोड़ता है, कोई वायलेट करता है, कोई फॉरेन एंटिटी, तो जो हमारा जो एनबीए है, मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है, ये उसके अगेंस्ट जो है केस सुना सकती है, उसको जो है पनिशमेंट भी दे सकती है, ठीक है। तो इसके पास कुछ सिविल जो पावर है, ठीक है। जो बीएमसी है, जो बीएमसी है, बीएमसी यानी कि आपका बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट काउंसिल और कमेटी, ठीक है। बीएमसी क्या करती है? बीएमसी प्रमोट कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एनबीए और जो एसएसबी होती है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड होता है, दे आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट बीएमसी इन डिसीजन रिलेटिंग टू द बायोलॉजिकल, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ कंसल्ट करके ये डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। जितने भी फॉरेन नेशनल्स है, जैसे कोई मान लो किसी बाहर दूसरे कंट्री से कोई डॉक्टर आता है या कोई रिसर्च करने के लिए आते हैं, उनको पहले एनबीए की परमिशन लेनी पड़ेगी। इंडिया का अगर कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स से अगर वो कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो पहले उसको एनबीए की परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए, पास्ट में ऐसा हुआ था कि वो लोग बिना परमिशन के यहाँ से नॉलेज लेके चले जाते थे, और वहाँ पे जाके उसको कमर्शियल जो है एक्सप्लॉइट करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पहले भैया आपको एनबीए की परमिशन लेनी पड़ेगी, और देन यू विल बी अलाउड टू डू योर रिसर्च और समथिंग एल्स। इंडिया में जो लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, क्या उनको भी परमिशन लेने की जरूरत है? यस, उनको भी जो है एनबीए से अप्रूवल लेना पड़ता है। अपने जो रिसर्च पेपर होता है उसको पब्लिश करने के लिए, और वो नॉलेज जो है फॉरेन कंट्री में ट्रांसफर करने के लिए, उनको भी एनबीए से परमिशन लेना पड़ता है। तो यानी कि दोनों लोगों को परमिशन लेना पड़ेगा, वहां वालों को भी, हमारे वालों को भी, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक बनता है वो बनता है सेंट्रल रेगुलेशन जोन, CRZ, कोस्टल। कोस्ट मतलब ये हमारा लैंड एरिया है, यहाँ पे हमारी वाटर बॉडी है, ओशियन है, और इसको कोस्ट कहा जाता है, ठीक है। जहाँ पे दोनों मिलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला जो एरिया है उसे कहा जाता है अपना कोस्टल एरिया, ठीक है। अब कोस्टल एरिया में क्या पाए जाते हैं? कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं मैंग्रोव्स। और कोस्टल एरिया का जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो इकोसिस्टम होता है, वो होता है काफी फ्रजाइल। देखिए, मैं आपको इकोटोन टॉपिक में इसको करा चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। इकोटोन जो आपको कराया था, इकोटोन क्या होता है? दो इकोसिस्टम होते हैं, उनके बीच के ट्रांजिशन जो एरिया होता है उसको इकोटोन बोलते हैं।
ठीक है, जैसे एक आपका वाटर इकोसिस्टम हो गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक आपका जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। इनके बीच में जो कोस्टल एरिया में जो आगे मैंग्रोव वगैरह मिलते हैं उसे कहा जाता है इकोटोन, ट्रांजिशन एरिया। तो ये बहुत फ्रेजाइल होता है और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो कोस्टल एरिया के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती हैं, उनको रेगुलेट करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोस्टल एरिया में जो भी ट्रीज वगैरह मिल रहे हैं वहाँ का पूरा इकोसिस्टम ही आपने खराब कर दिया, वहाँ पे बिल्डिंग्स लगा दी, होटल्स लगा दिए। नो, उसको रेगुलेट करना है ताकि हमारा जो कोस्टल जो इकोलॉजी है उसको कंजर्व किया जा सके। ठीक है, उसके लिए बनाया हम लोगों ने कोस्टल रेगुलेशन जोन। ठीक है, तो कोस्टल स्ट्रेचेस ऑफ सीज, बेज, एस्चुरीज, क्रीक्स। क्रीक्स क्या होता है? क्रीक्स जो है एक बहुत ही ऐसे नैरो टाइप का एक इनलेट होता है वाटर का। ठीक है, क्रीक इसको बोला जाता है। जो थोड़ा बड़े वाला होता है इसको बोलते हैं बे, जैसे बे ऑफ बंगाल। ठीक है, और जो बहुत ही नैरो होता है इसे बोलते हैं क्रीक। तो इसकी इस तरफ भी लैंड होती है, इस तरफ भी लैंड होती है, बीच में इस तरह से ये थोड़ा वाटर होता है, क्रीक। रिवर्स बैक वाटर्स एंड द इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइडल एक्शन आर डिक्लेयर्ड कोस्टल रेगुलेशन जोन। मतलब ऐसे सी या बे या एस्चुरी, रिवर्स, क्रीक्स जो टाइडल एरिया के अंदर में आते हैं। टाइड्स आप तो समझते हो, हाई टाइड, लो टाइड, है ना? टाइडल एरिया के अंदर आते हैं उसको बोलते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन। ठीक है, इसके लिए जो क्या किया हम लोगों ने, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया जिसे कहा जाता है नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसको एस्टेब्लिश किया गया नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी किया गया, स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ताकि इसके अंदर जो कानून है, इसके अंदर जो प्रोविजंस हैं उनको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। देखिए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ना, बताया था आपको पहले ही, दिस इज द मदर एक्ट। एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी एक्ट होते हैं वो इससे रेगुलेट होते हैं। वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी एक्ट होते हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उससे रिलेट होते हैं। ठीक है, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 5 है उसके अंडर में हम लोगों ने कोस्टल रेगुलेशन जोन को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, एक कमेटी बनाई हम लोगों ने, ये कमेटी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, जिसका नाम है शैलेश नायक कमेटी। ठीक है, 2000 इट वाज कमीशन इन जून 2014 और इसने ना, कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी। 2011 में जो है इसने नेक्स्ट ईयर, सॉरी 2014 में इसको कमीशन किया गया। 2015 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया और इसकी रिपोर्ट की जो सबमिट जो इसने किया था, कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पे दी थी। ठीक है, उसके बेसिस पे जो है हम लोगों ने कोस्टल रेगुलेशन जो जोन है उनके अंदर जो प्रोविजंस हैं उनका एस्टेब्लिश किया था। इसमें कई सारी रिकमेंडेशन दी, जैसे टूरिज्म को बूस्ट किया जाना चाहिए, पोर्ट कंस्ट्रक्शन वगैरह को, रियल एस्टेट को थोड़ा बहुत डेवलप वहाँ पे किया जा सकता है। यानी कि इस रिपोर्ट से पहले कोस्टल एरिया में जो एक्टिविटी होती थी वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेट होती थी। इस कमेटी ने ये बोला कि आपको इतना रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है वहाँ पे थोड़ी सी ढील कर सकते हो, यानी कि थोड़ी सी कमर्शियल एक्टिविटी या टूरिज्म एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, ये इसने बोला। अब जो हमारा CRZ कोस्टल रेगुलेशन जो जोन है ये कई हिस्से में बांटा गया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जोन इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर होता है, एक कोर जोन होता है, बफर जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है ना? ऐसे ही हमारा CRZ भी होता है, इनके जो कोस्टल एरिया होते हैं, कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो वाटर के बिल्कुल क्लोज होते हैं, कुछ थोड़े से कम इंपॉर्टेंट होते हैं, अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो इसको जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। CRZ1 कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, ये बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पे मैंग्रोव्स वगैरह पाए जाते हैं, कोरल रीफ पाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह की डिस्टरबेंस अलाउड नहीं है, हाईली प्रोटेक्टेड है। CRZ जो 2 है, यहाँ पे जो है कुछ लोकल विलेजेस पाए जाते हैं या टाउन पाए जाते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे एस्टेब्लिश होते हैं। CRZ3 क्या होता है, ये रूरल और अर्बन एरियाज पाए जाते हैं जो सब्सटेंशियली डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, अभी जो है धीरे धीरे वहाँ पे सेटल होना स्टार्ट हुए हैं। CRZ4 क्या है, ये वाटर एरियाज हैं जो आपके टेरिटोरियल वाटर के अंदर टाइडल इन्फ्लुएंस के जो है उसके अंदर में आते हैं। ठीक है, अब जब आप आइलैंड्स की बात करते हो, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करते हो, ये जो CRZ1 2 3 4 है, ये जनरली उन एरिया में होते हैं जहाँ पे कोस्ट जो है वो प्रॉपरली डेवलप्ड होती है।
लेकिन जो कुछ आइलैंड हैं जैसे अंडमान निकोबार है, वहाँ पे कुछ आइलैंड बहुत ही छोटे-छोटे हैं, बहुत छोटे हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं। तो वहाँ पे जो है CRZ 234 को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन अलग है, छोटी आइलैंड है और बहुत क्लोज क्लोज है। ठीक है, उसके लिए जो है आइलैंड्स के लिए एक अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसे कहा जाता है आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप अंडर अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसके लिए सेपरेट बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अलग है। देखिए आपको जो यहाँ पे है वो सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, CRZ 1 कैटेगरी के अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं, जो आपका लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के जो है बीच में होते हैं, उसको कहा जाता है CRZ 1 कैटेगरी के अंदर में आता है। मैंग्रोव, कोरल, सैंड ड्यून्स, मड फ्लैट्स, ठीक है, ऑलरेडी नेशनल पार्क वगैरह जो होते हैं, टर्टल नेस्टिंग ग्राउंड्स, ठीक है, और नेस्टिंग ग्राउंड्स फॉर द बर्ड्स, तो ये सारे काफ़ी सेंसिटिव एरिया होते हैं जिसे CRZ 1 के अंदर आते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी अलाउड होती है वो भी देख लेते हैं। प्रोजेक्ट रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, अगर आपको कोई एटॉमिक पावर प्लांट लगाना है वहाँ पे या उसके रिसर्च के लिए अगर आपने कुछ लगाना है तो वो यहाँ पे अलाउ किया जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक होता है। मतलब प्राइवेट एक्टिविटी ऐसा अलाउड नहीं है, लेकिन इस तरह की जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। ठीक है, ट्रांस हार्बर सी लिंक एंड रोड्स विदाउट अफेक्टिंग द टाइडल फ्लो ऑफ द वाटर बिटवीन LTL एंड द हाई टाइड लाइन, मतलब लो टाइड लाइन। कुछ ऐसे सी लिंक वगैरह बना सकते हो ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ के, लेकिन इसकी कंडीशन एक है कि ये जो हाई टाइड लो टाइड लाइन होती है इसको ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेचुरल गैस अगर वहाँ पे पाई जाती है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में पाई जाती है, तो नेचुरल गैस के लिए आप जो है उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ बेसिक जो एम्यूनिटीज़ होती हैं जैसे स्कूल, रोड वगैरह, आप वो यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, अब आता है आपका कोस्टल 2 कैटेगरी, मतलब CRZ 2 कैटेगरी। ठीक है, तो वो आपका ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। ठीक है, म्युनिसिपल के लिमिट में आता है, जो वहाँ पे म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन होती है उसके अंदर में ये आता है। कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर अलाउड है, बिल्डिंग्स जो है वो परमिसिबल हैं। ठीक है, लैंड वाली साइड में लगा सकते हो, वाटर वाली साइड में नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे ये आप कोस्ट लाइन है, एक तरफ लैंड है एक तरफ वाटर है, आप इस तरफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हो बिल्डिंग वगैरह। ठीक है, इस तरफ आपको कुछ भी अलाउड नहीं है। ठीक है, अदर एक्टिविटीज सच एज डीसैलिनेशन प्लांट्स कैन ऑल्सो बी परमिसिबल। ठीक है, जैसे जो ओशियन वाटर होता है तो इसको डीसैलिनाइज किया जाता है, इसको प्योरीफाई किया जाता है एरीगेशन के पर्पज़ के लिए या फिर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, इस तरह के कोई अगर कोई प्लांट लगाने हैं आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, CRZ जो है 3 कैटेगरी के अंदर क्या क्या आता है, दीज एरियाज आर रिलेटिवली अनडिस्प्यूटेड एंड डू नॉट फॉल अंडर ईदर कैटेगरी 1 और ईदर कैटेगरी 2। ठीक है, ना वो 2 के अंदर आते हैं ना 1 के अंदर आते हैं, इसलिए वो 3 के अंदर आते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 200 मीटर तक जो है, जो आपकी हाई टाइड लाइन होती है उसको कहा जाता है नो डेवलपमेंट जोन, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन भैया अलाउड नहीं होती बिटवीन 0 to 200 मीटर। हालांकि ये 0 to 200 मीटर भी वेरी करता है, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस इतना याद कर लो कि 0 से 200 तक है, नो डेवलपमेंट जोन होता है अंडर CRZ कैटेगरी 3। ठीक है, तो कैटेगरी 4 के अंदर तो कोई किसी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेडिशनल फिशिंग। आप फिशिंग वगैरह आराम से वहाँ पे कर सकते हो, लोकल कम्युनिटी को अलाउड है। लेकिन सीवेज जो और वेस्ट मटेरियल जो होता है आप उसको जो है वहाँ पे खुला नहीं छोड़ सकते बिना ट्रीट किए। जैसे कोई फैक्ट्री अगर वहाँ पे लगी है, उससे जो वेस्ट मटेरियल होता है, आप उस वेस्ट मटेरियल को उस ओशन के अंदर जो है डायरेक्टली डंप नहीं कर सकते, आपको पहले उसको ट्रीट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, फिर जाके आप उसको जो है छोड़ सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द थिंग। अब CRZ 2011, ठीक है, इसके अंदर जो है पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई। ठीक है, थोड़ी सी आप चीज़ें देख सकते हो। डंपिंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज फेस्ड आउट, डंप नहीं करना है सॉलिड वेस्ट को जो आपके इंडस्ट्री वगैरह से निकलता है। ठीक है, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। एक्शन प्लान टू प्रिपेयर फॉर द डीलिंग विद द पोल्यूशन इन द कोस्टल एरिया वाटर इन द टाइम बाउंड मैनर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि चलिए ठीक है मैं पोल्यूशन को कम कर दूंगा और आपने किया ही नहीं। नो, आपको टाइम दिया जाता है 3 महीने 6 महीने, उसके अंदर ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है स्टेट्स वगैरह को, टेक्निकल हेल्प दी जाती है ताकि वो कुछ ना कुछ कर सकें इसके लिए। अब ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे अगर आपको लगाना है उसकी क्लियरेंस कैसे मिलेगी, ठीक है, क्लियरेंस के लिए भी देख लेते हैं। जो 1991 का नोटिफिकेशन है, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 2011 नोटिफिकेशन। 1991 के नोटिफिकेशन में है किसी तरह का स्पेशल प्रोविजंस का जो है मतलब क्लियरेंस के जो है प्रोसीजर नहीं था,
2011 में जो है उसको एक दिन स्पेसिफिक बना दिया गया। प्रोसीजर क्या है? रैपिड एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आपको लेके आनी पड़ेगी। सपोज आपको वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगानी है तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आपको देना मैंडेटरी है, ये आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये EIA क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट और रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है, कि जो आप वहाँ पे प्लांट लगा रहे हो उसका फ्यूचर में क्या रिस्क हो सकता है, रिस्क होने के साथ साथ आप वहाँ पे कौन कौन सी आपने ऐसे मेजर्स लिए हैं जो इससे रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक मैप होना चाहिए जो आपको हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच का पूरा एकदम आपको बताए कि यहाँ पे हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, यहाँ पे हाई टाइड लाइन है, यहाँ पे लो टाइड लाइन है, वो सारी सारी चीज़ें, ठीक है। NOC लेना पड़ता है आपको पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं। उसके बाद आता है आपका फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसे कहा जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट 2006। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो 2006 में जो है लीगल, देखिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट, इसे कहा जाता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो ये जो एक्ट है ये किसके राइट्स के बारे में बात करता है? जो वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं और जो वहां पे अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा भी कुछ और जो है वहां पे लोग रहते हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, मे बी वो आउटसाइड कहीं से आके वहां पे जो है बसे हैं, ठीक है, उनके राइट्स की बात करता है। देखिए हम लोगों ने फ्लोरा और फौना के राइट के बारे में काफी बात कर लिया है ना, लेकिन जो वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन रहती है, व्हाट अबाउट देयर राइट्स, बिकॉज दोज पीपल आर लिविंग देयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और उनकी जो डिपेंडेंसी होती है, जो उनका जो इकोनॉमी होती है, वो टोटली फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम उनके ऐसा तो नहीं बोल सकते कि चलिए ठीक है ये इस फॉरेस्ट के अंदर आपको अलाउ नहीं करेंगे, हम निकलिए यहाँ से, नो। डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है, चाइना वाइना में हो सकता होगा। तो इंडिया में जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया गया जिसे कहा जाता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर क्या बोला गया? इस एक्ट के अंदर ये बोला गया कि जो ट्राइबल लोग वहां पे रहते हैं 2005 से पहले, उनको जो है ओनरशिप मिलेगा उस जमीन का, लेकिन वो जमीन जो है 4 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप या आपके एंसेस्टर्स किसी फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं और आपके पास अगर 4 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, तो 4 एकड़ से ज्यादा जितनी होगी उसकी ओनरशिप आपको नहीं मिलेगी। 4 एकड़ मतलब 4 हेक्टेयर वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप उसको यूज कर सकते हो, क्या क्या यूज कर सकते हो? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है ये डिटेल में ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियोस में करवा चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लीज आप उसको जाके एक बार दोबारा से देख लें, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होता है। ये जो जो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स होते हैं ना, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स, उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं। जैसे आपका पत्ते वगैरह हो गए, टेंडू लीव्स हो गया, और या वहाँ पे कोई रबड़ वगैरह हो गई, ठीक है, यहाँ पे हनी हो गया, इस तरह की जो चीजें होती हैं जो जिसके अंदर लकड़ी इन्वॉल्व नहीं है, आप उनका यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहाँ पे ग्रेजिंग भी करवा सकते हो जो आपके लाइफ स्टेक होता है, ठीक है, पास्टोरल एक्टिविटी वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, रिहेबिलिटेशन की फैसिलिटी भी इसके अंदर दी गई है। अगर किसी को फोर्स, देखो पहली बात तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट करना अलाउड नहीं है, लेकिन बाई चांस वहाँ पे मान लो कोई उस, जैसे जहाँ पे अगर आप रहते हो बाई चांस, और वहाँ उस एरिया को जो है अगर टाइगर रिजर्व अगर हमने डिक्लेयर कर दिया है और अगर वो कोर एरिया में आता है, तो डेफिनेटली आपको वहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तो अगर आप वहाँ से बाहर जाते हो तो आपको प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाएगा, आपको प्रॉपर रिहेबिलिटेट किया जाएगा, आपको रहने के लिए ज़मीन दी जाएगी, आपको घर दिया जाएगा, आपको पैसा दिया जाएगा, क्योंकि आपकी एंसेस्टर लैंड से आपको डिस्प्लेस किया गया है, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस फॉरेस्ट एक्ट के अंदर में दी हुई है, ठीक है। अब जो जो लोग वहाँ पे रहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? किसको आप जो है शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करोगे, किसको जो है आप अदर फॉरेस्ट डिवेलपर जो है उनको डिक्लेयर करोगे? देखिए शेड्यूल ट्राइब को डिक्लेयर करना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब तो आराम से जो है डिक्लेयर हो सकते हैं अगर आप वहाँ पे आपके एंसेस्टर्स और आप वहाँ पे 2005 के पहले से वहाँ पे रहते आए हों, ठीक है।
ठीक है, तो आपको किया जा सकता है। अदर फॉरेस्ट ड्वेलर जो होते हैं, अदर फॉरेस्ट ड्वेलर जो होते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब से अलग होते हैं, अगर वहां पे उनकी 3 जनरेशन, मतलब अगर वो 75 ईयर से रह रहे हैं, देखिए जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं वो तो वहां पे हजारों साल से रह रहे हैं, तो उनको तो वो तो वैसे ही क्वालिफाइड हो गए। उनको बस ये प्रूव करना है कि भैया वो 2005 से पहले से यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो वहाँ पे आगे बाहर से बसे हैं, अगर वो 75 ईयर्स या इससे पहले वहाँ पे रहते हैं तो उनको भी स्टेटस दे दिया जाता है, जिसे कहा जाता है अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स। दे आर नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दे आर नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दे आर अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है, तो 3 जनरेशन वाला याद रख लेना। ठीक है, मतलब दादा बेटा और पोता, 3 जनरेशन यहाँ पे काउंट होगी। ठीक है, चलिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, इसके अंदर वो क्या बातें की गई हैं, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट की बात की गई है, क्योंकि देखो जो लोकल एरिया रहते हैं, लोकल जो लोग रहते हैं, वहाँ का जो फ्लोरा और फौना होता है तो वो इसके साथ इंटरेक्ट तो वही लोग करते हैं, है ना, तो उनकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की होती है। 3 स्टेप प्रोसीजर फॉर द डिसाइडिंग हु गेट्स राइट, किसको वो राइट मिलेंगे, इसको जो है 3 लेवल पे डिक्लेयर किया जाता है। देखिए जो ग्राम सभा होती है, पहली बात तो जैसे कोई बंदा वहाँ पे रह रहा है, ठीक है, और अगर वो वहाँ पे बहुत सालों से रह रहा है, तो वहाँ की जो ग्राम सभा है, जो जिस जिस गांव में रहता है, उस ग्राम सभा जो है रिकमेंड करती है कि इस आदमी को जो है स्टेटस दिया जाए शेड्यूल ट्राइब का। ठीक है, जब ग्राम सभा रिकमेंड करती है तो फिर वो रिकमेंडेशन किसके पास जाती है, तालुक, जो तालुक होता है वहाँ पे, ठीक है, तहसील बेसिकली कह सकते हो, या जो डिस्ट्रिक्ट जो लेवल पे जाते हैं, यानी कि जो ISIFS ऑफिसर होता है, IS ऑफिसर होता है बेसिकली, ठीक है, जिसके पास ये रिकमेंडेशन जाती है, वो लोग उस रिकमेंडेशन को जो है दोबारा से स्क्रीनिंग करते हैं, उसकी ऑडिटिंग करते हैं, उसके बाद वो फाइनल डिसीजन लेते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो है फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि कौन जो है वो डिजर्व करता है, कौन डिजर्व नहीं करता है। ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो है रेलेवेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए लोकल सेल्फ गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करता है। देखिए अभी हमने बात की ना, सेल्फ गवर्नमेंट, ग्राम सभा, तालुक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो ये क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस की तो बात कर रहा है ना। यहाँ पे इसने कहीं पे भी जो है स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट की बात नहीं की है। तो जो लोकल अथॉरिटीज हैं, जो कि ग्राम सभा है, उसको बहुत ज्यादा पावर दी गई है, इसीलिए जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काफी ज्यादा ये स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, और लोगों के लिवलीहुड को जो है वो एड्रेस करता है ना, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल लोग रह रहे थे इतने सालों से, उनको ही तो ये राइट दे रहा है ना, ओनरशिप राइट दे रहा है, तो इसकी वजह से उनका लाइवलीहुड जो है, वो खेती बाड़ी करते हैं या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, है ना, वो उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको एक एक बार अगर आप उस लैंड के ओनर बन गए, आपको ओनरशिप दे दी गई, तो आपको वहां से निकाल निकाल देना जो है इजीली पॉसिबल नहीं है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो कम्युनिटी की राइट्स की भी फोकस करता है। ठीक है, इंडिविजुअल राइट को तो फोकस करता ही करता है, कम्युनिटी राइट्स को भी फोकस करता है। देखिए जब सारी कम्युनिटी एक साथ आती है ना, तभी आप जो है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अकेला आदमी तो नहीं कर सकता। ठीक, तो पूरा विलेज जो है, पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है, पूरा तालुक जो है, सबको साथ लेके यहाँ पे चला गया है। ठीक है, राइट टू प्रोटेक्ट, रीजनरेट एंड कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स विच इज कम्युनिटीज हैव बीन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टिंग द कंजर्विंग द सस्टेनेबल यूज। देखिए ये जो वहाँ पे कम्युनिटीज रह रही है, वो वहाँ पे रह रही है हजारों सालों से। ठीक है, और वो वहाँ के फ्लोरा और फौना को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, क्योंकि उनका पूरा लाइवलीहुड ही उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो अपने लाइवलीहुड को नुकसान थोड़ी पहुंचाएंगे, है ना। तो वो उन्होंने क्या है, वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, वहाँ के इकोसिस्टम के साथ जो है बहुत ही बढ़िया तालमेल बना रखा है, बैलेंस बना रखा है। ठीक है, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, वो अगर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे तभी वहाँ पे जो है आपकी इकोलॉजी इकोसिस्टम जो है वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट होगा। उन लोगों की जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है उसको भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, है ना। जो ट्राइबल लोग हैं उनको पता है कि यहाँ पे कौन सी जो है जड़ी बूटी पाई जाती है, कौन से ट्री का क्या फंक्शन होता है ना, कौन सा फ्रूट खाए खाने लायक है, कौन सा खाने लायक नहीं है, तो उनके पास बहुत सारी जो है ट्रेडिशनल नॉलेज होती है। देखिए पहले तो, आजकल क्या है, आजकल तो मॉडर्न मेडिसिन आ गया है, लेकिन पहले क्या है, पहले तो मॉडर्न मेडिसिन नहीं था। तो जो लोकल रिसोर्स होते थे उनके पास, जैसे कुछ हल्दी हो गया, नीम हो गया, कोई लोकल जड़ी बूटी हो गई, लोग उसका ही यूज़ करते थे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। तो उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है ना, उसको भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस हो जाता है।